नमस्कार, मैं हूं सीएमए दीपक अग्रवाल एंड ऑन बिहाफ ऑफ लर्निंग कॉरिडोर वी आर प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड जीएसटी। आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। जब आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपको कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट पूरी अकाउंटिंग का बेस होता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग हो, ट्रांजैक्शन अप्रूवल, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, रिसीप्ट्स, पेमेंट और अदर एक्टिविटीज, सब कुछ डिपेंड्स होता है कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स पे। तो कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट को आपको एक बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। उसका फॉर्मेट, उसके कंटेंट, उसके लीगल प्रोविजन, कंपनीज के रूल रेगुलेशन क्या है उस कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट के लिए, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये आपका बहुत स्ट्रांग है तो आपके लिए अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन सारे कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, उनके फॉर्मेट, कंटेंट, लीगल प्रोविजन, कंपनीज के रूल रेगुलेशन, प्रोसीजर, सारी चीजों की हम बात करेंगे एक एक करके। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे दूं कि मैंने ये जो कोर्स डिजाइन किया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड जीएसटी, ये मैंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिकल मैनर में तैयार किया है। मैं आपको वो सब नहीं सिखाने जा रहा हूं जो आपको ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखना है। सारी बड़ी बड़ी चीजें, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, इनकम टैक्स के रिटर्न्स, डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, वो सब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप काम करोगे तो ग्रेजुअली सीखोगे। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैं ये सब आपको सिखा रहा हूं तो वो बिल्कुल गलत बोलता है, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जो आप 3 महीने और 6 महीने में सीख जाओ और जाके वैसे का वैसे करने लग जाओ। ये बात आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि इन चीजों को बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में नहीं सीखा जा सकता है। मैं आपको फॉर्मेलिटीज भी नहीं कर रहा हूं जो बहुत से लोग करते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत सिखा दिया, नॉर्मल सी चीजें सिखा दी और छोड़ दिया। मेरा दोनों भी चीजें नहीं है। मैंने एक साइंटिफिक तरीके से मिडिल वे चुना है, जहां मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों को समझने की बढ़ जाए। जैसे आप काम कर रहे हो, जब काम करोगे तो आपके सामने जो भी ट्रांजैक्शन आएगा, जो भी आपके सामने एक्टिविटीज आएगी, तो आप को रिलेट कर पाओगे आपने जो सीखा है उससे। ये मेरा एम है। मतलब मैं आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा रहा हूं। जैसे आप कभी काम करोगे किसी कंपनी में, तो होता क्या है ना, वहां पर आपको छोटी छोटी चीजें बताई नहीं जाती है और कहीं सीखने को भी नहीं मिलती है छोटी छोटी चीजें। तो जब आप काम करते हो तो आपको एक सेंस से समझना पड़ता है इन छोटी छोटी चीजों को, और उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है जो आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकता है। तो मेरा पूरा फोकस आपका फाउंडेशन तैयार करने का है, जहां मैं आपको एक इस तरह से चीजों को समझा पाऊं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए और जब आप काम करो रियल वर्ल्ड में तो आप कोरिलेट करके अपने काम को इजी वे में कर पाओ। ठीक है, तो ये मेरा मिडिल वे है। साइंटिफिक तरीके से मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है और मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करूंगा। आपको इतना कुछ नहीं बता दूंगा कि फिर आपको कुछ ध्यान में नहीं रहे, बस रियल टाइम आपने एंजॉय कर लिया, बाद में सब बोल के बात खत्म। ऐसा नहीं, जो समझाऊंगा आपको याद रहेगा, आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से एक डिजाइन किया हुआ कोर्स है। ठीक है, मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे थे, तो कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में आज में हम जो पहला डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे वो है इनवॉइस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनवॉइस होता क्या है। नॉर्मल लाइफ में आप देखते हो, जब आप कुछ खरीदते हो तो जो भी सेलर है वो आपको एक इनवॉइस देता है। उसे इनवॉइस बोलते हैं। बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप एक लेमैन समझते हो कि इनवॉइस क्या होता है। फिर भी हम इसको अगर डिफाइन करने जाएं तो कहीं पे एक्ट में या कहीं इसका डेफिनेशन नहीं है, बट हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि जब भी कोई सप्लायर गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है तो उस सप्लाई से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डेटा वो एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में बायर को देता है, जिसे हम इनवॉइस कहते हैं। सारी चीजें होती है उसमें, सप्लायर का नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, बायर का नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, डेट, परचेज ऑर्डर का रेफरेंस, ट्रांसपोर्टर का डिटेल, उसके बाद गुड्स की का डिस्क्रिप्शन, एचएसएन, सर्विस का एसएससी कोड, सर्विस का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, फिर उसके ऊपर कितना टैक्स लगाया है, किस रेट से टैक्स लगाया है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है सेल की, वो सारा कुछ मेंशन होता है उस पे, उस इनवॉइस पे। तो वो एक बहुत प्राइमरी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है। जब हम कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन लार्ज। एक होता है प्राइमरी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट, एक होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जब आप धीरे धीरे आगे इस कोर्स में जाओगे तो आप इन चीजों को समझोगे कि आपका जो बेसिस होता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग का, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन उस प्राइमरी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, अप्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की भी हेल्प लगती है। तो हम समझेंगे वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स को। जब हम परचेज अकाउंटिंग और सेल्स अकाउंटिंग समझेंगे तो इन्हें डिटेल में विद प्रोसीजर समझेंगे। तो इनवॉइस का आपने मोटा मतलब समझ लिया। इनवॉइस एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट है जो सेलर इश्यू करता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बायर को इश्यू करता है, जिसमें सेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि बाद में जब बायर पेमेंट करेगा
तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, उस इनवॉइस के बेसिस पे ही सेलर को पेमेंट करेगा। दूसरा, गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स भी उसमें मेंशन होता है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली। पहले एक्साइज और वेट था और अब जीएसटी है, तो वो भी उसमें मेंशन होता है। तो गवर्नमेंट भी अपना रिकॉर्ड और हिसाब किताब उस इनवॉइस के बेसिस पे रखती है। तो ये बात हो गई इनवॉइस की। अब हम सेकंड बात करते हैं कि टाइप ऑफ इनवॉइस, कितने प्रकार के होते हैं इनवॉइस। अगर आप देखने जाओगे तो हम बहुत सारी तरह के इनवॉइस होते हैं, बट अकाउंटिंग लाइफ में, अकाउंटिंग की दुनिया में हम बेसिकली इनवॉइस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टैक्स इनवॉइस, दूसरा बिल ऑफ सप्लाई एंड तीसरा कॉमर्शियल इनवॉइस। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या है। देखिए, टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है, सिंपल भी नहीं बताऊंगा मैं आपको, मेरा पूरा कोर्स ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बस उतना ही जितना आप समझ सको, उतना ही जितना आप समझ के अप्लाई कर सको, उतना ही जो आपकी ग्रोथ को आगे ले जा सके, जहां आप को रिलेट कर सको। क्योंकि कोई नहीं बताएगा, आप काम करने जाओगे वहां पे भी कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो सब है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैं सीक्वेंस में आपको समझाऊंगा चीजों को। तो टैक्स इनवॉइस का सिंपल मीनिंग होता है जिसमें टैक्स लगा हो। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। और आज के दिन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जिस इनवॉइस में सप्लायर ने जीएसटी चार्ज किया है वो इनवॉइस है टैक्स इनवॉइस। सप्लायर कौन? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो अब जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करेगा तो वो जब इनवॉइस बनाएगा तो उसमें उस जीएसटी की रेट के हिसाब से, जो भी जीएसटी की रेट है उस प्रोडक्ट पे, वो चार्ज करेगा। वो सब हम जीएसटी के मॉड्यूल में डिस्कशन करेंगे, कितने तरह की जीएसटी होती है, क्या रेट होता है, सब हम वहां डिस्कस करेंगे। तो वो टैक्स इनवॉइस हो गया। दूसरा टाइप मैंने आपको बोला बिल ऑफ सप्लाई। ये बिल ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जिसमें टैक्स चार्ज नहीं किया है, लेकिन इश्यू किया रजिस्टर्ड पर्सन नहीं। आप समझिए, वापस समझिए इस बात को कि टैक्स इनवॉइस कौन इश्यू करेगा? जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो क्या करेगा? टैक्स चार्ज करेगा उसमें। बिल ऑफ सप्लाई कौन इश्यू करेगा? वही पर्सन करेगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट टैक्स चार्ज नहीं करेगा। आप बोलोगे क्यों? इसलिए क्योंकि अब वो जो प्रोडक्ट सेल करेगा उस पे वो एग्जम्प्टेड है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से बहुत सारे प्रोडक्ट एग्जम्प्ट कर रखे हैं। जब हम जीएसटी के मॉड्यूल पर डिस्कशन करेंगे तो इन सारी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे प्रोडक्ट है जो एग्जम्प्ट है, जिन पे जीएसटी चार्ज नहीं करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोला हमें टैक्स नहीं लेना है इन पे। तो ऐसे प्रोडक्ट में अगर कोई डील कर रहा है, कोई सप्लायर, और वो जब इश्यू करेगा इनवॉइस तो उसमें उसे जीएसटी नहीं लगानी। जीएसटी नहीं लगानी तो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा। तो बिल ऑफ सप्लाई भी रजिस्टर्ड पर्सन ही इश्यू करता है, लेकिन उसमें वो जीएसटी चार्ज नहीं करता। जैसे सपोज आपने ब्लैक बोर्ड के लिए चौक खरीदी, अब ये चौक एग्जम्प्टेड है जीएसटी में। अब उसका सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड इसलिए कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बेचता है जिसपे जीएसटी चार्ज करनी होती है, तो दोनों तरह के प्रोडक्ट में डील करता है। लेकिन आपने उससे चौक खरीदी, वो एग्जम्प्टेड है, तो अब वो आपको क्या करेगा? बिल ऑफ सप्लाई देगा, टैक्स इनवॉइस नहीं देगा। एक और कंडीशन है जिसमें बिल ऑफ सप्लाई इश्यू होती है, वो है कंपोजिशन डीलर। देखिए, जीएसटी में 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। और भी बहुत से टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, बट इन लार्ज वे बताया, वो बाकी के हम सारे जीएसटी मॉड्यूल में समझेंगे। पर मोटे तौर पर 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। तो जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो हर ट्रांजेक्शन पे जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने उनको छूट दी है। गवर्नमेंट ने एक तरीका बताया कि भैया आप या तो ट्रांजेक्शन बेसिस जीएसटी चार्ज कर दो, कलेक्ट करो और हमें दे दो, या तो आप हर ट्रांजेक्शन पे जीएसटी चार्ज मत करो, आप जीएसटी भी चार्ज नहीं करनी, आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगी, आप अपने टर्नओवर पर एक सर्टेन परसेंटेज हमें दे दो और आपको छूट है। तो इस तरह के डीलर जो है उनकी एक लिमिट तय है, उसी लिमिट में वो, उस लिमिट तक ही वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। वो सारा डिस्कशन हम जीएसटी की मॉड्यूल में करेंगे, आपको यहाँ ओवर बर्डन नहीं होना। देखिए, फिर मैं बोलता हूँ, मेरा जो पूरा फोकस है वो सिंपलिसिटी पे है, तो सिंपल रहे। यहाँ पे ज्यादा अपने माइंड को, ब्रेन को परेशान मत करिए। यहाँ पे इतना ही समझिए कि बिल ऑफ सप्लाई 2 केस में होती है। रजिस्टर्ड पर्सन या तो एग्जम्प्टेड गुड्स बेच रहा है, या तो कंपोजिट डीलर है, कंपोजिट वो सप्लाई कर रहा है, तो वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा। उसमें भी टैक्स नहीं होगा, ठीक है। टैक्स इनवॉइस में टैक्स होगा, बिल ऑफ सप्लाई में भी टैक्स नहीं होगा, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन ही आपको इश्यू करेगा। 2 तरह का, रेगुलर वाला एग्जम्प्टेड और कंपोजिशन वाला सारे तरह के गुड्स और सर्विसेज। अब तीसरी बात करते हैं हम कमर्शियल इनवॉइस के। कमर्शियल इनवॉइस क्या है? देखिए, कमर्शियल इनवॉइस, किसी इनवॉइस के ऊपर कमर्शियल इनवॉइस लिखा हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। कमर्शियल इनवॉइस का मतलब ये होता है कि जिस इनवॉइस में टैक्स चार्ज नहीं हो। अनरजिस्टर्ड डीलर है कोई भी ऐसा पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी बिजनेस करता है। लाखों लोग ऐसे हैं इंडिया में जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के लिए एक लिमिट है। वॉलंटरली भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हो, बट एक लिमिट तक, आपको कंपलसरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ। तो ऐसे बहुत सारे डीलर है जो बिजनेस करते हैं, लेकिन उनकी लिमिट कम होने की वजह से वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर ऐसे बिजनेस से आपने डील की है तो वो जब आपको इनवॉइस इश्यू करेगा तो उसमें वो टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, क्योंकि उसको टैक्स चार्ज नहीं करना। वो बिल ऑफ सप्लाई भी नहीं होगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो जो आपको इनवॉइस इश्यू करेगा, सिंपल इनवॉइस इश्यू कर देगा, अपने
सप्लाई का, उससे आप कॉमर्शियल इनवॉइस बोल सकते हो इन लैंग्वेज ऑफ इन अकाउंट्स की लैंग्वेज में आप उसे इन कॉमर्शियल इनवॉइस बोल सकते हो। तो उसे हम कॉमर्शियल इनवॉइस बोलते हैं जो अनरजिस्टर्ड डीलर इशू करता है। अब अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए आपको एक टर्म होता है यूआरडी। जब हम काम करेंगे, जब आप काम करोगे अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो आरडी और यूआरडी, आरडी मतलब रजिस्टर्ड डीलर, यूआरडी मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर, ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। आप इस तरह की नॉर्मल बातें होती रहेगी, अरे यार यूआरडी से परचेज किया, ये आरडी से परचेज किया, ये डीलर आरडी है, यूआरडी, इस तरह से। तो यूआरडी अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब परचेज करोगे तो वो आपको एक सिंपल इनवॉइस दे देगा, उसका जो भी फॉर्मेट है उसमें वो दे देगा, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, टैक्स चार्ज नहीं करेगा, इसलिए वो टैक्स इनवॉइस नहीं है, उसको आप कॉमर्शियल इनवॉइस बोलोगे। एक एडिशन इसमें यह है कि कॉमर्शियल इनवॉइस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में भी होता है। तो वो पूरी डिटेलिंग हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग के टाइम समझेंगे कि जीएसटी के क्या प्रोविजन है, कॉमर्शियल इनवॉइस कैसे रेज किया जाता है, करेंसी क्या होती है, उसमें हम सारी चीजें वहां पर समझ ले देंगे। लेकिन वहां पर भी कॉमर्शियल इनवॉइस होता है। और एक छोटी सी और बात, अभी ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट आया है जीएसटी के बाद। तो ई इनवॉइस कोई सेपरेट इनवॉइस नहीं है, आपको कोई सेपरेट इनवॉइस नहीं बनाना है। आपने जो भी टैक्स इनवॉइस बनाया है उस टैक्स इनवॉइस को आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे रिपोर्ट करना है। मतलब आपको गवर्नमेंट को बताना है कि मैंने ये इनवॉइस बनाया है, ये नंबर है, ये क्वांटिटी, वैल्यू, पार्टी, उसका जीएसटीएन, सारी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को बतानी है। तो गवर्नमेंट के पोर्टल से आपको आईआरएन और क्यूआर कोड जनरेट होगा जो आपको अपने इनवॉइस पे प्रिंट करना है। तो कोई सेपरेट इनवॉइसिंग नहीं है। उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका पूरी डिटेलिंग हम समझेंगे जब हम ई इनवॉइस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आपने तीनों तरह के इनवॉइसेस के बारे में समझ लिया, उसके टाइप के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो क्या इनवॉइस का कोई फॉर्मेट है, कहीं पे डिसाइड है फॉर्मेट? नहीं, इनवॉइस का फॉर्मेट कहीं डिसाइड नहीं है। बिजनेस हाउसेस अपने हिसाब से इनवॉइस का फॉर्मेट बनाते हैं, उनमें अपने हिसाब से कंटेंट डालते हैं। कहीं पर भी ये फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में कहीं पे भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। हर बिजनेस अपने हिसाब से बनाना है। तो आप पूछोगे कि हमें फॉलो करना है हमारे जहां हम काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल फॉलो करना है, क्योंकि आप हर दिन तो फॉर्मेट नहीं चेंज कर सकते हो। जो भी फॉर्मेट मैनेजमेंट ने एक बार बनाया है डिसाइड करके, उसी फॉर्मेट में आपको हमेशा इनवॉइस इश्यू करना है। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा गोल्डन रूल आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा इस अपने टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, बट ये आपके बहुत काम की चीज है। जब आप एज एन अकाउंटेंट काम करोगे या अकाउंट्स के अलावा किसी और फील्ड में काम करते हो, तभी भी ये गोल्डन रूल आपको काम आएगा। वो गोल्डन रूल ये है कि जब भी आप अकाउंट्स में काम करोगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, सोचने का जो तरीका है, वो टू वे में होना चाहिए। नंबर वन, जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो या डॉक्यूमेंट रेज कर रहे हो या और कोई भी एक्टिविटीज है, उसको करते टाइम आपको दो तरीके से सोचना है। नंबर वन, इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का कोई तरीका क्या मेरी कंपनी ने डिसाइड कर रखा है? क्या कोई रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको एसओपी हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये वर्ड भी आप बहुत सुनोगे जब काम करोगे, तो क्या डिसाइड कर रखा है? नंबर वन, हमेशा सोचो क्या कोई डिसाइड कर रखा है, कुछ तरीका डिसाइड कर रखा है इसका? अगर कर रखा है तो आपको फॉलो करना है। और दूसरा तरीका आपको यह सोचना है कि इस काम के लिए, इस एक्टिविटीज के लिए, क्या गवर्नमेंट ने कोई तरीका डिसाइड कर रखा है? क्या किसी एक्ट में इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन बना रखा है? क्या कोई फॉर्मेट बना रखा है? दोनों तरीके से आपको सोचना है। ये आपका गोल्डन रूल है। आपकी थॉट प्रोसेस दोनों तरीके से होनी चाहिए। यानी कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रति आप रेस्पॉन्सिबल हो, मैनेजमेंट जैसा बोला वैसा आपको करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जैसा बोला वैसा भी आपको करना पड़ेगा। तो आप यू हैव टू थिंक इन टू वे। कंपनी क्या बोलती है इस काम के लिए, गवर्नमेंट क्या बोलती है एक्ट में, दोनों तरीके से आपको सोचना है। एक्ट मतलब आपको सारे एक्ट नहीं पढ़ने रूटीन अकाउंटिंग में, आपको एक्सपर्ट का काम नहीं करना है, लेकिन जो रूटीन अकाउंटिंग में जो प्रोविजंस आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उसका इंपैक्ट बाद में आता है। उसकी डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। बस उतना काफी होता है, सारी चीजें नहीं। एक्सपर्ट को अपना काम करने तो आपको सब काम नहीं करना है, आपको अपना काम करना है, ठीक है ना? आपको अपना काम करना है। तो अब बात को समझिए आप। मैं बात कर रहा था कि फॉर्मेट की। फॉर्मेट के बाद मैंने आपको एक गोल्डन रूल बता दिया। गोल्डन रूल मैंने ये बताया कि दोनों तरीके से आप सोचो। तो फॉर्मेट कंपनी ने डिसाइड कर रखा होगा, उसे आप कर दो। गवर्नमेंट ने कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं कर रहा, बात खत्म हो गई। अभी बात कर रहे हैं हम बायर की, जिससे आप खरीद रहे हो, सॉरी सेलर की, जिससे आप खरीद रहे हो। तो सेलर ने जब आपको इनवॉइस इश्यू किया है, तो क्या उसका फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हो? क्या आपकी कंपनी डिसाइड कर सकती है? नहीं कर सकती। उसका फॉर्मेट वो डिसाइड करेगा, क्योंकि उससे सिर्फ आपको ही माल नहीं बेचना है,
उसको और 50 कंपनियों को सप्लाई करनी है। अगर हर कंपनी उसको फॉर्मेट डिसाइड करेगी तो वो बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा अपना फॉर्मेट। आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है आपको। तो आप सोचो आपको क्या करना है, आपकी कंपनी क्या बोल रही है, आपका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, और सामने वाली काउंटर पार्टी को अपने हिसाब से करने दो। ठीक है, ये आपके सोचने का तरीका होना चाहिए एज एन अकाउंटेंट, हमेशा हमेशा हर काम के लिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी के कुछ रूल होते हैं, कुछ पॉलिसी होती है किसी एक्टिविटीज को लेकर, और गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसी होती है। तो दोनों को देख लो, दोनों इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, है ना। दोनों को आपको फॉलो करना है। मतलब कोई अगर ऐसा कोई एक्टिविटीज है जिसमें कंपनी कुछ और बोल रही है और गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, तो आपको गवर्नमेंट वाला रूल फॉलो करना है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ कोई लीगल टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट वाला रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। अगर आपकी कंपनी कुछ अलग कर रही है गवर्नमेंट के रूल से, तो आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है कि सर गवर्नमेंट का रूल ये है, हम ये कर रहे हैं, तो ये इसको हमको अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट करना है। बस इतना आप समझ लो सिंपल लैंग्वेज में ना, क्योंकि गवर्नमेंट सुप्रीम है, वो माई बाप है, उसने जैसा बोला वो पहले करना पड़ेगा। ठीक है ना, मालिक की बात बाद में मान लो, लेकिन मालिक को नाराज करके नहीं, मालिक को समझा दो पहले कि ये गलती है सर अपनी, तो इसे हमें ठीक करना है। तो ठीक है ना, सुप्रीम होता है वो, लॉ हमेशा सुप्रीम होता है ना। अपने रूल और रेगुलेशन विद इन द लॉ होने चाहिए, लॉ को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये बात समझ लेना। तो ये बात हो गई है गोल्डन रूल की। अब गोल्डन रूल के बाद हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक अब ये है कि फॉर्मेट डिसाइड नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है, लेकिन क्या इनवॉइस के कंटेंट कहीं पे डिसाइड है? ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं कि इनवॉइस के कंटेंट कंपनी डिसाइड करती है अपने हिसाब से कि इनवॉइस में क्या होना चाहिए। सेलर अपना डिसाइड करता है, बायर अपना डिसाइड करता है। अब बात है कि क्या गवर्नमेंट ने कहीं डिसाइड कर रखे है? तो हाँ, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं। कहां डिसाइड कर रखे हैं? टैक्स इनवॉइस के लिए गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट 2017 के रूल 46 में कंटेंट डिसाइड कर रखे हैं कि ये कंटेंट होने चाहिए इनवॉइस में। बिल ऑफ सप्लाई के रूल 49 में डिसाइड कर रखे हैं कि ये कंटेंट होने चाहिए। और अनरजिस्टर्ड डीलर के कंटेंट कहीं डिसाइड नहीं है, वो अपने हिसाब से बना सकता है। क्या आप उसके कंटेंट डिसाइड कर सकते हो? हाँ, कुछ कंटेंट डिसाइड कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिख के दो इनवॉइस में, या तो फिर हमें आपका पैन नंबर लिख के दो, एड्रेस लिख के दो, जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट है वो आप उससे बोल सकते हो, वो आपको लिख के इनवॉइस में देगा। लेकिन टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं, तो वही कंटेंट उस पर होने चाहिए। अब वो कंटेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? कम ज्यादा होंगे तो क्या होगा? उसमें कुछ रिलैक्सेशन है क्या? वो कंटेंट क्या क्या है ये हम डिसाइड करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे अभी कि टैक्स इनवॉइस के और बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट क्या है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उसका कंपल्सन डिस्कशन करेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस भी देखेंगे। अगर नहीं है तो आपने जिससे खरीदा है और उसने पूरे कंटेंट नहीं डाले तो आप पे क्या इंपैक्ट आएगा, और आपने अगर पूरे कंटेंट नहीं डाले तो उस पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसके क्या रेमेडीज है, वो हम डिस्कस करेंगे कंटेंट में। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवॉइस के कंटेंट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। और ये थोड़ा सा मैं बता दूं, ब्रीफ कर दूं कि ये लर्निंग कॉरिडोर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर वसई बेस्ड है, जहां पर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अकाउंट्स एंड जीएसटी की ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू देते हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है तो यू कैन विजिट, आप विजिट कर सकते हो, आप हमें फोन कर सकते हो। बहुत सिंपल मैनर में साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ कोर्स है, बहुत नॉमिनल फीस है, और बहुत कम टाइम में संडे टू संडे बैचेज में हम ये आपको सिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच।